नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता चल ही गया है कि आप लोगों के बीएचयू के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। खुशी की बात है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात वो भी आपको पता हो चुकी होगी कि आप लोगों का आईसीआर का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट भी चेंज होकर नई डेट जो आ चुकी है। तो ये जानकारी आपको एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहले ही पहुंचाई जा चुकी है। अब हम जो तैयारी कर रहे थे भैया, उस तैयारी में हमें एफिशिएंसी लाना है और गति को थोड़ा बढ़ाना है। ठीक है, अब गाड़ी को 4 गियर में लेकर चलना है ताकि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत दिनों से सस्पेंस बना हुआ था बीएचयू और आईसीआर पर, वो अब क्लियर हो गया है और बहुत जल्दी ही प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की डेट भी आने वाली है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष बीएचयू का अंतिम रिवीजन क्लास पशुपालन का लेकर आया हूँ। इसके बाद हम वापस से प्री एग्रीकल्चर टेस्ट अर्थात पीएटी के हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए पशुपालन का रिवीजन वापस से चालू कर देंगे। तो आज की हमारी अंतिम क्लास होगी किसके लिए भैया? बीएचयू के एनिमल के रिवीजन के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम मिलेंगे तो हम पशुपालन का सेकंड यूनिट एनिमल ब्रीडिंग के रिवीजन के साथ मिलेंगे। तो आप लोग उसको भी तैयार करें और जितने यहाँ पर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए एमजीसीआई के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से और साथ ही यूट्यूब का भी बहुत अच्छे से उपयोग किया है, तो आप उसको देखिए बार बार। कोई डाउट आता है, कोई समस्या आती है तो आप पूछिए। और मैं ग्रेटली थैंकफुल करता हूँ सभी डियर स्टूडेंट्स को जिन्होंने बहुत ही अच्छे से सराहा है इस एमजीसीआई परिवार की मेहनत को। और आप लोगों के सारे कमेंट में देखता हूँ, चिंता ना करें। ठीक है भैया, ओके। तो आइए डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं बीएचयू के रिवीजन क्वेश्चन एनिमल्स के प्रीवियस ईयर के। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, काउ पॉक्स जिसे चिकन पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, तो इट इज ए वायरल डिसीज। यह एक विषाणु जनित रोग है, याद रखना भैया, काउ पॉक्स। ठीक, फिर भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भैया इसे इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। अंग्रेजी में कभी कभी इस आईवीआरआई का पूरा नाम पूछ लिया जाता है कि आईवीआरआई इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह इज्जत नगर जगह है। ठीक है, इज्जत नगर जगह है जो कि बरेली में आता है। बरेली किस जगह में है? तो बरेली, ऑफ कोर्स यू आर राइट, बरेली उत्तर प्रदेश में, इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। और मैंने आपको पहले दिन की क्लास में ही बताया था भैया कि यूपी से रिलेटेड जितने भी रिसर्च स्टेशन है 1 से 2 पक्का आते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। तो ये आया हुआ है आईवीआरआई। और इसी का अगर हम एक और अन्य एब्रिविएशन देखें, एक और पूरा नाम देखें, तो आईवीआरआई का एक और पूरा नाम बनता है। क्या बनता है बच्चों? तो शायद आपको पता होगा, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र या भारतीय साग भाजी अनुसंधान केंद्र, जो कि कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में, अर्थात ये काशी में ही है जहां पर हमारा बीएचयू का विश्वविद्यालय है। उसी में यह उसी शहर में आईवीआरआई भी, बेटा याद रखना, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र, जो कि इसी के समरूप होता है। तो ध्यान रखें, कंफ्यूज ना होए, आईवीआरआई इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी होता है और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी होता है। सर आ गया तो हम कैसे पहचानेंगे? तो वो कुछ न कुछ हिंट जरूर देगा भैया, है ना, ऐसा नहीं पूछ लेगा आपसे। समझ गए बात को? तो आपको वो हिंट देगा और उसी हिंट के साथ आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोनों चीजें रिलेटेड है और दोनों उत्तर प्रदेश में, पर ये इज्जत नगर बरेली में और ये वाराणसी में है सब्जी अनुसंधान केंद्र। आई होप आपको यहाँ से एक्स्ट्रा जानकारी समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, तो आगे बढ़ते हैं। एक भेड़ में दांतों की कुल संख्या होती है, तो गाय में सबसे महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर 3-4 चीजें हैं। उन 3-4 चीजों को हम कंफर्म करते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछे कि गाय में कुल दांत कितने होते हैं, तो हम गाय की बात करें अगर, ठीक है, तो गाय में आपसे पूछे जाए कुल दांत, गाय में कुल
दांतों की संख्या अगर पूछे तो हम बता देंगे 32 होती है। कितनी होती है? 32। लेकिन आपसे पूछे गाय में अस्थायी दांत कितने होते हैं, तो अस्थायी दांत शब्द लगा दे तो हमें बता देना 20 होते हैं। ठीक है। फिर आपसे पूछे चीक टीथ, चीक टीथ की संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है। ठीक है, जो कि प्री मोलर और मोलर अग्रदाढ़ और दाढ़ को मिलाकर बोला जाता है। तो चिक टीथ पूछे तो 24 बताना, अस्थायी पूछे तो 32 और कुल दांत पूछे तो 32, या इन्हीं 32 को हम कहेंगे यह स्थायी दांत होते हैं। कैसे दांत होते हैं? स्थायी, परमानेंट टीथ होते हैं। तो ये गाय की बात हो गई और ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए। उसी प्रकार से सीप की बात करें तो इसमें भी 32 होते हैं। और जब भेड़ के सारे दांत टूट जाते हैं तो उस भेड़ को ग्रूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रूमर कहते हैं। जब भेड़ के मुंह के सारे दांत टूट जाते हैं तो उस भेड़ को ग्रूमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ग्रूमर। घूमने लगती है, दांत टूट गए तो घूमेगी, है ना, इसे याद रखना। गाय में कुल दांत पूछे तो 32 बता देंगे, या स्थायी दांत पूछे तो भी 32, अस्थायी पूछे तो 20 और चीक टीथ पूछे तो 24। लेकिन आपसे पूछे क्रंतन दांत कितने होते हैं, गाय में क्रंतन दांत कितने होते हैं, तो हमें बता देना है क्रंतन दांतों की संख्या 8 होती है। और यही क्रंतन दांत पशु की आयु ज्ञात करने में काम आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जबड़ा ऊंचा करके देखते हैं तो इन्हीं क्रंतन दांत को देखा जाता है। ठीक है भैया, इंसाइजर टीथ को ही चेक करके हम पशु की एज का पता लगाते हैं। तो आई होप यहाँ से आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त हो गई हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राठी इज अ कॉमन ब्रीड। राठी एक नस्ल है, ठीक है, जो कि किस राज्य की फेमस है, तो भैया उत्तर प्रदेश देख के पिघल मत जाना। राठी जो है राजस्थान की है, तो रा याद रखना। ठीक है, राठी में भी रहा है और राजस्थान में भी रहा, तो रा कहाँ रहा, तो राठी राजस्थान में रह रहा है बेटा, समझ गए। रा कहाँ है, तो राजस्थान में। और राजस्थान में गाना बहुत फेमस है, रा। ठीक है, तो इसे याद रखना। तो राठी इज अ फेमस ब्रीड या कॉमन ब्रीड इन राजस्थान, समझ गए भैया, याद रखना। आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राठी कहाँ की ब्रीड है, तो राजस्थान की आपको याद रखना है। समझ गए मेरी बात को, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं, क्योंकि वो दोनों ऑप्शन देगा, यूपी भी देगा और राजस्थान तो देगा ही देगा, क्योंकि उत्तर है। तो अब अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि यूपी की एग्जाम है तो यूपी लगा दे, गलत हो जाएगा भैया। ध्यान रहे, इस प्रश्न को आपको थोड़ा संभल कर सावधानी से करना है। ठीक बेटा, इट इज राजस्थान हो गया। और यहाँ से 2 प्रश्न और याद रखना, राजस्थान की बात निकली है, क्योंकि बीएचओ ने पूछा है। अगर पूछे आपसे कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अगर पूछे, ये प्रश्न आया हुआ है बीएचयू में, ठीक है, तो है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और दूसरे नंबर पर अपना प्यारा मध्य प्रदेश एमपी है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, पहले पर राजस्थान। लेकिन पूछे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य, तो फिर वही है जहां तुम परीक्षा दोगे, मतलब जहां पर काशी विश्वविद्यालय अर्थात उत्तर प्रदेश। तो ये तीनों प्रश्न भैया यहाँ से बने हैं, और ये तीनों प्रश्न एग्जाम में आए। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला आरजे राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, याद रखना। फिर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य तो आप बता दोगे उत्तर प्रदेश। फिर एक और प्रश्न यहाँ से आया था एक बार एग्जाम में कि ऐसा राज्य जिसके पास सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, या हाईएस्ट वन क्षेत्र वाला, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया वाला, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य, तो सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया है, वो है प्यारे मध्य प्रदेश के पास। समझ गए बेटा, तो इस तरह के प्रश्न भी बीएचयू में आते हैं। समझ गए बात को। चलिए, तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं गो अनुसंधान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ऑफकोर्स मथुरा में, श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, तो गो पशुशाला भी या गो विश्वविद्यालय भी वहीं पर बनाया गया है। कहाँ पर? मथुरा में बनाया गया है। और इसी से रिलेटेड एक प्रश्न आता है सेंट्रल डेयरी फार्म, जो कि 1899 में खोला गया था, और यह है भैया अलीगढ़। कहाँ पर है? अलीगढ़ में। ठीक है, देखो डेयरी है, डेयरी में क्या लगेगा? ताला। ताला कैसा? अलीगढ़ वाला, सुनते हो ना, तो इस तरह से याद रखना। चलिए, तो इसका आंसर हो गया भैया अलीगढ़।
गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है। भैया हम इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से पहले भी देख चुके हैं, फिर रिपीट हुआ है कि गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट तो लैक्टोज होता है, और लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है, इसमें दो मोनोसेकेराइड होती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये हम पढ़ चुके हैं। इसी को दुग्धम कहा जाता है, याद रखना, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया दुग्धम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृत्रिम गर्भाधान सबसे पहले किस सन में हुआ? तो भारत में जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, इसकी शुरुआत डॉक्टर संपत कुमारन साहब ने की थी, है ना। भारत में तकनीकी रूप से या लिखित रूप में अगर देखें या वैधानिक रूप से कहे या नियमित रूप से कहे तो डॉक्टर संपत कुमारन ने करा था। भैया याद रखना, डॉक्टर संपत कुमारन जी ने करा था 1939 में, और जिस जगह पर करा था वो था पैलेस डेयरी फार्म, मैसूर, कर्नाटक। कहाँ पर करा था? तो मैसूर, कर्नाटका में करा था। याद रहे, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है अब आप इस बार ये पूछ ले कि 1939 तो सन है, लेकिन कहाँ किया गया था? तो हम बता देंगे पैलेस डेयरी फार्म, मैसूर, कर्नाटक, और इसको हम एनिमल ब्रीडिंग में बहुत डिटेल देखेंगे। और किसने किया था? तो डॉक्टर संपत कुमारन, डी के संपत कुमारन भी लिखा जाता है, तो डॉक्टर संपत कुमारन साहब ने किया था। तो सर यहाँ से उत्तर क्या क्या आएगा? तो यहाँ से उत्तर तो एक ही आएगा बेटा, समस्या ही है 1939। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आर्टिफिशियल वेजाइना का, ठीक है, कृत्रिम योनि का, है ना। यहीं से मैं बता देता हूँ आपको कि कृत्रिम योनि से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं आर्टिफिशियल वेजाइना से। कृत्रिम योनि के अंदर जो ताप और जल वो भाप का ताप होता है, तो होता है 45 डिग्री सेल्सियस। या कृत्रिम योनि के अंदर ताप होता है, वो रेंज में पूछे तो 39 से 42 डिग्री सेल्सियस। कृत्रिम योनि को किस कोण पर रखा जाता है? तो वो भी 45 डिग्री एंगल पर रखा जाता है। कृत्रिम योनि को वीर्य एकत्र करते समय किस एंगल पर सेट किया जाता है? तो वो भी 45 डिग्री के एंगल पर सेट किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम योनि के अंदर जल, भाप या ताप पूछे तो 45 डिग्री सेल्सियस। रेंज में पूछा जाए तो ये डाटा है, समझ गए। और ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो भैया इस कृत्रिम गर्भाधान से ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो कि सबसे पहले संपत कुमारन साहब ने किए थे। इसको हम एनिमल ब्रीडिंग में और डिटेल देख ही लेंगे। चलिए आगे बढ़ते भैया, आगे की कहानी देखते हैं। अब एक गाय को प्रतिदिन नमक देना चाहिए। देखो, अगर 100 किलोग्राम शरीर भार है तो 10 से 20 ग्राम दे देंगे, लेकिन यहाँ पर उसने कुछ नहीं बोला, भार नहीं दिया है, इसलिए फिर हमें ऐसी स्थिति में वो बात कर रहा है कि वो गाय वयस्क है, और वयस्क गाय है मतलब उसका वजन कुछ भी 400-500 के आसपास है किलोग्राम में। तो उसी हिसाब से फिर यहाँ पर नमक की जो बात आएगी भैया, वो आएगी 50 से 60 ग्राम। तो इस स्थिति में इसका उत्तर हो जाएगा 50 से 60 ग्राम नमक उसको देना चाहिए। खलियों में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? तो भैया खलियां क्यों खिलाते हैं? खलियों में प्रोटीन होता है। खलियों में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? प्रोटीन। और सबसे ज्यादा प्रोटीन किसकी खली में? तो आपको पता है मूंगफली की खली में। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस खली में होता है? तो मूंगफली की खली में होता है। तो खलियों खिलाने के पीछे कारण है प्रोटीन। और अगर बिनोले की खली खिला देंगे हम, तो जो फेट होता है, वसा होती है, वो कैसी हो जाती है? रवेदार हो जाती है। वसा कैसी होती है? रवेदार। रवेदार मतलब दानेदार हो जाती है, ग्रेन्यूल फॉर्म में आ जाती है फेट। कौन सी खली खिलाने पर? तो बिनोला या कॉटन केक या बिनोले की खली खिलाते हैं, तो उसके दूध में जो वसा होती है वो रवेदार हो जाती है। और स्पेशली भैंसें काफी खाना पसंद करती है ना, ये चीज याद रखना। लेकिन पूछे कि सबसे ज्यादा उत्पादन किस खली का किया जाता है? उत्पादन और उपभोग किस खली का होता है? तो हमें बता देना मूंगफली की खली। मूंगफली की खली का सर्वाधिक उत्पादन और उपभोग होता है। लेकिन खाना किसको पसंद करती है? तो बिनोले की खली को। खाना अगर पूछे कि खाने में पसंद क्या है, तो खाने में जो इनको पसंद है वो बिनोले की खली, याद रखना। लेकिन उत्पादन और उपभोग, खाया और उत्पादन किसका ज्यादा किया जाता है? तो ग्राउंडनट केक का। और इसमें पूछा भी जाता है नाइट्रोजन, तो हमें बता देना 7.8% नाइट्रोजन होता है। पशु आहार में और डिटेल हम देखेंगे भैया। चलिए, तो इसका आंसर हो गया प्रोटीन। थनैला रोग किसका होता है, या थनैला रोग किसको प्रभावित करता है? तो सीधी सी बात है, थनैला रोग टिड्स को, आयन को प्रभावित करता है। और आयन में भी थन के पास जो सिराएं होती है उनमें ये देखने को मिलता है। इसको मेस्टाइटिस कहते हैं, याद रखना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मेस्टाइटिस किसका नाम है? तो मेस्टाइटिस
जो नाम है वो थनैले रोग का है, और इससे जो प्रभाव होता है वो जनन ग्रंथियों का अग्रभाग, स्तन ग्रंथियों का अग्रभाग, स्तन ग्रंथियां मतलब मेमोरी ग्लैंड्स का अग्रभाग क्या बनता है, सबसे आगे जाकर टीट्स या थन में रूपांतरित होता है। अब इसमें मेस्टाइटिस या थनैला में क्या होता है भैया, तो ये थन जो होता है सामान्यतः ऐसा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये ऐसा ना होकर थनैला रोग मेस्टाइटिस में कुछ इस तरह से फूल जाता है, और फूलकर इसमें इपीथीलियम कोशिकाएं और मवाद भर जाता है। क्या भर जाता है, इपीथीलियम कोशिकाएं और मवाद भर जाता है, और वो मवाद भर जाने से फूल जाता है और यह सूजन जैसा आ जाता है, ठीक है, और इसको निकालने पर पशु को भयानक दर्द होता है। इसीलिए हम इसमें एक कीटनुमा आकृति जिसको हम टीट साइफन कहते हैं, टीट साइफन कहते हैं, उसके द्वारा इस गंदगी को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी। ब्लड से एक चीज और ध्यान रखना कि जो ब्लड होते हैं, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी होती है, जिसके बारे में हमने बात की थी पहले, तो जो इसका जीवन काल होता है उसको करेक्ट कर लेना भैया, 90 to 120 डेज होता है, ठीक है, 90 से 120 दिन होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 90 से 120 दिन होता है। ये प्रश्न करेक्ट कर लेना यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो ये तो आपको पता ही है भैया, सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर जगह पर लगता है। इस प्रश्न को आपको याद रखना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो भैया केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करें तो फरह मखदूम मथुरा में, ठीक है, सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट फरह मखदूम मथुरा में स्थित है। इज्जत नगर बरेली में इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखना है, ठीक है। और झांसी जो है, झांसी किसके लिए फेमस है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च, भारतीय चरागाह। अगर प्रश्न आ जाए कि भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो झांसी उत्तर प्रदेश में ही तो है भैया, ठीक है, झांसी उत्तर प्रदेश में ही है। और मैं क्वेश्चन का बोल रहा हूँ कि आने के पूरे चांस है, क्योंकि जो 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उसमें से एक यहाँ पर खोली गई झांसी में, तो 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जिसमें से एक झांसी में खोला गया, तो इसके आने के पूरे चांस है इस प्रश्न के भी। तो आप उसको भी याद रखेंगे बेटा कि भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान जो केंद्र है वो झांसी उत्तर प्रदेश में, और यहीं पर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर की जो खुली है वो यहीं पर खोली गई है। तो आप इसको भी याद रखेंगे भैया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। मुर्गी के एक अंडे का औसत भार, हालांकि अलग अलग ग्रेड पे अलग अलग भार होता है, लेकिन औसतन पूछा जाए तो हमें बताना है 50 से 60 ग्राम। इसमें ए ग्रेड, A2 ग्रेड, A3 ग्रेड ऐसा भी होता है, ठीक है। तो फिर रेंज में तो 50 से 60, और एग्जैक्ट पूछे तो 55 ग्राम होता है अंडे का भार, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखें, पीलिया का संबंध है, तो पीलिया स्प्लीन का जो संबंध होता है वो रक्त परिसंचरण तंत्र से होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है। सारे सिस्टम हमने बहुत डिटेल पढ़े, और इसका आपको और डिटेल पढ़ना है तो ये एक एक सिस्टम हमने MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म से लाइव सेशन के माध्यम से पूरा चलाया है। तो आप YouTube पर जाकर MGCI सब्सक्राइब करके वहां पर इन सिस्टम को पूरा डिटेल पढ़ सकते हो और देख सकते हो। याद रहे दोस्तों, ठीक है। तो रुधिर का संबंध पीलिया से होता है, याद रखना। खरगोश में दांत कितने होते हैं, तो 28 होते हैं, याद रखना। यहीं से एक बार मैं फिर रिकॉल कर देता हूँ। ये गाय में कैसे दांत हो गए, ये अस्थायी दांत हो गए। ये गाय में चिकटीत हो गए, और यह स्थायी दांत हो गए गाय की, सब बात हो रही बेटा है ना। और ये उत्तर हो गया, खरगोश में दांत 28 होता है, ठीक है। तो एक ही डाटा से 4 प्रश्न हमने बना लिए, एक प्रश्न से हमने 4 प्रश्न कवर कर लिए। बरसीम के हरे चारे में पशुओं के लिए पाचन योग्य प्रोटीन की मात्रा, डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन कितना होता है, तो 2.5% होता है बरसीम में। गाय में क्रमतन दांतों की संख्या, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आने से पहले बताया था पहले ही स्लाइड पर कि गाय में जो इंसाइजर टीथ होते हैं, क्रमतन दांत होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, तो उनकी संख्या 8 होती है भैया, याद रखना है। कितनी होती है, 8 होती है।
गाय की करण स्विस किस्म किनके संकरण से विकसित हुई? ठीक है भैया, तो करण स्विस जो बना है वो ब्राउन स्विस और साहिवाल से बना है। ब्राउन स्विस और साहिवाल से बना है करण स्विस। याद रखना, इस तरह के हम नेक्स्ट क्लास में जब एनिमल ब्रीडिंग पढ़ेंगे रिवीजन में, तो वहां पर बहुत सारे ब्रीड्स मैं बताऊंगा आपको, और नए कुछ भी हाइब्रिडाइजेशन जो बने वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, नए हाइब्रिड जो तैयार हुए उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। भैंस की कौन सी किस्म के दूध में वसा सर्वाधिक होती है? तो याद रखना, सबको याद ही वैसे फंडा, भदावरी। भदावरी के दूध में सर्वाधिक 13% वसा होती है। तो याद रखना, तांबे जैसा तेरा रंग, तो उसका रंग कैसा होता है? तांबे जैसा, और 13 से 13% वसा, है ना। मजेदार ट्रिक, याद रखना इसको, तांबे जैसा 13 रंग। तो रंग कैसा हो गया? कॉपर लाइक, तांबे जैसा, और वसा कितनी हो गई? 13%। तो आप इसको यहाँ से याद रख सकते हो। मुर्रा का रंग पूछे तो याद रखना, जेट ब्लैक होता है, गहरा काला, जेट ब्लैक। ठीक है, जेट ब्लैक होता है, गहरा काला रंग होता है, और मेहसाना मुर्रा और सुर्ती का क्रॉस है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो भैया। मिल्क क्वीन प्रश्न आ जाए तो मुर्रा लगाना। आईसीआर में किसका संरक्षण हो रहा है? तो मुर्रा लगाना। भारत की सर्वश्रेष्ठ भैंस कौन सी है? मुर्रा लगाना। बात समझ गए? इतने सारे प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं, और जब पशु नस्ल पढ़ेंगे तो और डिटेल पढ़ने वाले भैया अपन इनको। चलिए आगे देखते हैं। भैंस का गर्भकाल, अरे तो बहुत साधारण सा प्रश्न आ गया। 307 दिन, 310 दिन तक जाता है। ये गाय का हो गया। ठीक है, सबसे कम कुतिया का हमने पढ़ा था 60 दिन का, सबसे ज्यादा हथिनी का 660 दिन का, इस तरह से हमने पढ़ा था। भेड़ बकरी में 5 माह के आसपास, गाय में 9 महीने 9 दिन, भैंस में 10 महीने 10 दिन, सुकर में 3 महीने 3 सप्ताह 3 दिन, भेड़ बकरी का 5 माह। ठीक है, और अगर मेयर की बात करें तो 1 वर्ष 12 महीने के आसपास होता है। ये सारा हमने पढ़ा था भैया। तो आप इस तरह से सबका गेस्टेशन पीरियड याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक्स टू ऑल। तो आई होप कि आपको ये सारा मजेदार सेशन समझ में आया होगा, जिसमें हमने एनिमल हस्बेंड्री के BHU 2019 से लेकर तो 10 तक के सारे पेपर सॉल्व कर लिए। अब अगली क्लास में हम रिवीजन क्लास के रूप में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।